हाय गाइस, दिस इज अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी की क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आपका स्वागत है। और चलिए, आज हम लोग 25 क्वेश्चन फिर से करेंगे। ये मॉक नंबर 2 है। ठीक है बेटा, मॉक नंबर 2। और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर और अंत तक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आपको ये डेली वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ठीक है। तो इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है। कौन ये क्वांटिटी दी गई है, राशि दी गई है, इसकी ये यूनिट दी गई है, तो कौन सा सही नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? तो बेटा आपका आंसर नंबर डी, जो कि सेल्सियस है, वो ऊष्मा की इकाई, जो कि ऊष्मा की इकाई नहीं होती है सेल्सियस। ये किसकी इकाई होती है? ताप की होती है। ठीक है ना, सेल्सियस ताप, टेम्परेचर की यूनिट होती है। टेम्परेचर को सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। ऊष्मा, सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? पाइरोमीटर किसे कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी। जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को क्या कहा जाता है? पाइरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस में नहीं होता है। किसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है? एक मिनट बेटा, किसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है? ठीक है, सेल्सियस में नहीं होता है, फ़ारेनहाइट में नहीं होता है, केल्विन में नहीं होता है, या र्यूमर में नहीं होता है। जल्दी से आंसर करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा वो सी, केल्विन। ठीक है, तो आंसर आपका सी, केल्विन में ऋणात्मक नहीं होता है ताप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, या विसरण। जल्दी से आंसर करेंगे। आपके पास वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत बताना है कि वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। अपकेंद्रण पर, अपोहन पर, उत्क्रम परासरण पर, या विसरण पर। जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण पर वॉशिंग मशीन काम करती है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। जल्दी से बताएंगे आंसर। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा आप जानते हैं कौन सा आंसर होगा? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी नो
संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv होता है। अब कह रहा है कि संवेग तथा वेग के अनुपात यानी P अपॉन V जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, द्रव्यमान m मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो C हो जाएगा, द्रव्यमान। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विंड पावर होता है उसमें ऊर्जा का कौन सा जो रूप है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है विकिरण ऊर्जा और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। विंड पावर में काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, और यही गतिज ऊर्जा जो है इसको किस में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर या प्लॉटर। जल्दी से आप आंसर करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो टच स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, यह एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, और बाकी मॉनिटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी है, प्लॉटर भी है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे आप इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूंगफली का खेत। इन चारों में से कौन से क्षेत्र से मीथेन गैस उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो धान की खेती, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जो धान की खेत है उससे हम लोग मीथेन गैस उत्पन्न कर सकते हैं या उत्पादन कर सकते हैं मीथेन गैस का। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन एंड डी गंधक। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अनिवार्य मूल तत्व है किसका, जैव यौगिक का। तो जल्दी जल्दी से जवाब देंगे इसका। तो चलिए, इसका जो आंसर होगा वो बेटा सी हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कार्बन, कार्बन जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। जो छपाई में स्याही प्रयोग की जाती है वो किसके अपघटन से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन, बी मीथेन, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड और डी बेंजीन। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही है जो आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है छपाई स्याही, छपाई में जो प्रयोग की जाने वाली स्याही है उसको मीथेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो कार्बन डेटिंग है इसके प्रयोग किया जाता है किसके लिए, किसकी उम्र को निर्धारित करने के लिए, वृक्षों की, पृथ्वी की या फॉसिल्स की या चट्टानों की। जल्दी से आप बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फॉसिल्स, जीवाश्म जिसको बोला जाता है हिंदी में। तो फॉसिल्स की उम्र को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? शाकनाशक का उदाहरण आपको बताना है। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप बताएंगे आंसर। तो चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सोडियम क्लोरेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कुनैन सिनकोना पादप की किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी बीज और ऑप्शन डी छाल। इन चारों में से किस में पाई जाती है कुनैन सिनकोना? तो आप जल्दी से बताएंगे आंसर। ठीक है, तो चलिए, इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, छाल। छाल में कुनैन सिनकोना पाया जाता है पादप के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में या मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता होती है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो किस भाग में पाई जाती है? मेडुला ऑब्लंगटा, सेरिब्रम, ब्रेन कैविटी या सेरिबेलम? चारों में से जल्दी आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम में सोचने समझने की शक्ति होती है मस्तिष्क में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का तापक्रम, इसमें आपको बताना है कि जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, न जाड़ों में घटता है और न गर्मियों में बढ़ता है, और डी जाटों में बढ़ जाता है। जल्दी से बताएंगे आप इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, न जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। तो मानव के शरीर का तापमान थोड़े बढ़ता है घटता है, वो तो वायुमंडल या सराउंडिंग का टेम्परेचर घटता बढ़ता है, जिससे हमें गर्मी और सर्दी लगती है, ना कि शरीर का। तो शरीर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कभी भी जाड़े और गर्मी से शरीर के टेम्परेचर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न जाड़ों में घटता है और न ही बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है? एक पेप्टाइड, एक शर्करा, एक अमीनो अम्ल या एक एस्टर? जल्दी से बताएंगे आप। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है? एक पेप्टाइड, एक शर्करा, एक अमीनो अम्ल और एक एस्टर? चलिए तो बताइए इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, एक अमीनो अम्ल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसमें कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है बताना है। एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोन या थायरॉक्साइन? तो जल्दी से बताएंगे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, ये 4 हार्मोन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो जल्दी से बताएंगे। तो चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोन। एस्ट्रोन क्या है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, उपरोक्त में से सभी? तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, वो अल्फा कण भी उत्सर्जित करते हैं, बीटा कण का भी एमिशन करते हैं, एंड गामा रेज का भी एमिशन करते हैं। तो देन इन तीनों में से सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्राम्बे में, असम में, दिल्ली में या भिलाई में। इन चारों में से किस जगह पर भारत में भारी जल का निर्माण किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्राम्बे में भारी जल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? कौन सी तरंग जो है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, या फिर ध्वनि वेव्स हैं, या फिर ऊष्मा है या प्रकाश है। इस तरंगे जो हैं शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। शून्य का मतलब वैक्यूम, निर्वात में। तो जल्दी से बताएंगे आप। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्वनि तरंगे जो हैं इसको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। एक जो रडार होता है वो शत्रु के वायुयान को उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है। प्रकाश तरंग या रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग या कर्णातीत तरंग। इन चारों में से कौन सी तरंगे रडार के द्वारा प्रयोग किया जाता है किसी भी शत्रु के वायुयान की उपस्थिति को पता लगाने के लिए? तो जल्दी से बताएंगे आप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रेडियो तरंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, तिरंगे नहीं, यहाँ पे तरंग हो जाएगा। ठीक है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या माइक्रोवेव। इन चारों में से कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो दूर संचार के लिए प्रयोग की जाती हैं? तो जल्दी से बताएंगे आप। तो इसका जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा माइक्रोवेव्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइक्रोवेव दूर संचार के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 23। तो क्वेश्चन नंबर 23, पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? जो पराध्वनि है जेट, उसकी उड़ान के कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण होता है, आँख के रोग होते हैं, ओजोन लेयर में बाधा आती है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजोन लेयर में बाधा आती है। ठीक है, जो पराध्वनि जेट है उसकी उड़ान से जो ओजोन लेयर है उसमें क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है। नासा की जो जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है वो कहाँ स्थित है? ह्यूस्टन में, लॉस एंजलिस में, पासाडेना में या केप कैनेडी में? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं बेटा। तो इसका जो आंसर है बेटा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पासाडेना में क्या है? नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस करेंगे, दाब की इकाई। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर? ठीक है, दाब जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, न्यूटन मीटर होती है, या न्यूटन होती है, या फिर न्यूटन पर मीटर होती है? तो जल्दी से बताएंगे आप। तो इसका जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आप जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया ने क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके आगे हम लोग डेली के 25-25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और हम लोगों की लास्ट 60 डेज़ की स्ट्रेटजी है, ये प्लान है। तो 60 दिन तक हम लोग 25-25 क्वेश्चन का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट यही सब क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें बेटा, और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है ना, तो आप 1 लाख में, ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए 1 लाख में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जो जीएस में जो साइंस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। 25 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 100 आउट ऑफ 100 में से 25 क्वेश्चन आप आएंगे साइंस के, और यही सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। और ये जो सीरीज़ है हम लोगों के लिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आगे हम लोग इससे मिलेंगे। आज हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन का, और 25 क्वेश्चन प्लीज़ आप बार बार वीडियो को रिपीट करके और इसको नोट्स में नोट बनाएं। ठीक है ना, नोट करें सारे क्वेश्चन को, जिससे आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।